हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था कि वो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें बताई और उन बातों के आधार पे हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट की थी, जिसमें से बोर के परमाणु मॉडल में ये बताया गया था कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है उस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है या इसके पूर्ण गुणित होता है। पहली बात तो ये, यानी MUR की वैल्यू NH/2π होती है। यहाँ पहली बार n का प्रयोग किया गया था, तो n का मतलब यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या था, ये बाद में चलकर मुख्य क्वांटम संख्या हो गई थी, लेकिन वहां पे इसे पूर्ण संख्या माना गया और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरी बात, बोर ने अपने कॉन्सेप्ट, अपने पोस्टुलेट्स के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन भी किए थे, बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन किए थे जो कोशों से संबंधित था। तो उसमें एक कैलकुलेशन जो है वो पहला किया था उन्होंने त्रिज्या का, कि अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, नाभिक से दूरी, उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो वो त्रिज्या कैलकुलेट किया था उन्होंने n²h²/4π²mze², जहां पे n आप जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या है, h प्लैंक नियतांक है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसको और सॉल्व किया था तो रेडियस का जो मान आया था, त्रिज्या का जो मान आया था वो 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये मान आया था। दूसरा चीज उन्होंने जो कैलकुलेट किया था बोर ने, वो किया था कि किसी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है नाभिक के चारों ओर, तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी। तो कुल ऊर्जा का मान इन्होंने कैलकुलेट किया था और कुल ऊर्जा का मान जो आया था, एनर्जी E = -2π²mz²e⁴n²h², जहां पे सारे कांस्टेंट वैल्यू का मान आप जानते हैं। इसको सॉल्व करने पे कई सारी वैल्यूज मिली थी, जैसे एनर्जी का मान -2.179 10⁻⁻11 z²/n² अर्ग प्रति एटम। दूसरा, जूल प्रति एटम में 2.179 × 10⁻⁻18 z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में -13.6 z²/n², और किलो जूल प्रति मोल में -1312 z²/n², ये मान थे। और इसमें हमने ये समझाया था आपको कि जो ऊर्जा का मान ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो आकर्षण बल की वजह से ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। ऊर्जा से ही हमने आपको स्पष्ट किया था कि हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन की तरह के स्पीसीज, जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास हाइड्रोजन की तरह ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्पीसीज के लिए हम लोगों ने आयनन ऊर्जा का भी कैलकुलेशन किया था और हमने बताया था आपको कि हाइड्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा का मतलब मैंने समझाया था कि किसी विलग गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा जो हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए इसमें हम z² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊर्जा का मान। इसी में थोड़ा सा एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो उसका वेग क्या होगा। तो हमने वेग निकाला था, u की वैल्यू z/n, z परमाणु क्रमांक, n कोश की संख्या, इंटू 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसमें बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किए थे। अब आगे इसको बढ़ाते हैं और ये हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर
जो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित अवस्था से, है ना, इलेक्ट्रॉन, ये देखें, ये नाभिक है, मान लिया ये पहले कोश में इलेक्ट्रॉन था, ये किसी वजह से ऊर्जा प्राप्त करके उत्तेजित हो गया और उच्च कक्षा में चला गया, यहां चला गया। मैंने बताया कि ये उत्तेजित अवस्था है इलेक्ट्रॉन की, और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम बहुत कम होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 10⁻⁸ सेकेंड तक के लिए ही रुक पाता है और फिर ये अपनी कक्षा में वापस लौटने लगता है। तो जब ये अपनी कक्षा में वापस लौटता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ये प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। ये जो प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उस उत्सर्जित प्रकाश का हम तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं, हम आवृत्ति निकाल सकते हैं, हम तरंग संख्या निकाल सकते हैं। तो तरंग संख्या को कैलकुलेट किया बोर ने और उससे एक नया नियतांक इन्होंने बताया, और उस नए नियतांक का मान है रिडबर्ग नियतांक या रिडबर्ग कांस्टेंट। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, RID, G नहीं होगा, RIDBERGS, रिडबर्ग्स कांस्टेंट या रिडबर्ग नियतांक। तो ये आप समझ लें कि मान लो इलेक्ट्रॉन N2 ऊर्जा स्तर में है जहां ऊर्जा E2 है, और वो N1 ऊर्जा स्तर में लौट रहा है जहां पे उसकी ऊर्जा E1 है। तो N2 से N1 में लौट रहा, N2 उच्च ऊर्जा स्तर है, N1 निम्न ऊर्जा स्तर है, तो जाहिर सी बात है कि N2 में जो ऊर्जा है वो ज्यादा है, N1 में जो ऊर्जा होगी वो कम होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो वापस N1 में जब लौटेगा तो उसकी ऊर्जा E2 से फिर E1 होनी चाहिए। तो कितनी ऊर्जा उसने उत्सर्जित की, E2 में से E1 को घटा दें। अब ऊर्जा का मान आपको पता है, -2π² mz² e⁴ अपॉन n² h²। तो E2 है तो ये n की जगह n2 हो जाएगा और E1 में n की जगह n1 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें देखिए सब कुछ कांस्टेंट है दोनों में, 2π² mz² e⁴ यहां भी है, यहां भी है, h² यहां भी है, यहां भी है। तो इनको कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस में पॉजिटिव वाला हो गया, तो पॉजिटिव 1/n1² बचेगा, तो पहले इसको लिख लिया, और ये नेगेटिव में 1/n2², तो बाद में इसको लिख लिया। अब ये डेल्टा E है, ये उत्सर्जित ऊर्जा का मान है। अब जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में समझाया गया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन फोटोन या क्वांटा के रूप में होता है। तो भाई कम से कम एक फोटोन तो उत्सर्जित करेगा, हम मिनिमम मान के चलते हैं कि कम से कम ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। तो कम से कम ऊर्जा कितने फोटोन के बराबर होगी, एक फोटोन की। एक से कम फोटोन तो उत्सर्जित होगा नहीं, तो एक फोटोन अगर उत्सर्जित हुआ तो ऊर्जा h न्यू जूल होगी। न्यू का मतलब, न्यू हमने आपको बताया था कि न्यू का मान जो होता है c/λ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेग अपॉन तरंग दैर्घ्य। तो न्यू का मान c/λ रख दिया। अब यहां से देखिए 1/λ को यही रहने देते हैं और h और c को उधर भेज देते हो, तो यहाँ h और c ऊपर है, यहां जा करके नीचे हो जाएगा। तो ये CH² पहले से एक h और आ गया, CH3। इस पूरी वैल्यू में Z² केवल वेरिएबल है, Z² का मान परमाणु परमाणु में बदलता रहेगा और बाकी किसी का मान बदलेगा नहीं, सभी कांस्टेंट हैं। तो इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं रिडबर्ग नियतांक या रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी सारी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻28 ग्राम, ई का मान 4.8 10⁻10 ESU, सी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, h 6.6 × 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। सारे मान को रख लेंगे तो ये जो R का जो मान आएगा, रिडबर्ग नियतांक का मान आएगा 109677।
आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके मान हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। 109 तो सब में सही है, कहीं 689 हो जाएगा, कहीं 679 हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फॉर्मूले में हम z स्क्वायर को छोड़ के बाकी पूरी वैल्यू की जगह r रख दें, तो 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये तरंग संख्या का फॉर्मूला है। तरंग संख्या आ गई, उसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो तरंग दैर्ध्य आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य आ जाएगा, आवृत्ति आ जाएगी। तो तमाम चीजें हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझते हैं हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपको समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में लौटता है तो गया तो जाता तो वो एक बार में है, लेकिन लौटने समय में वो एक बार में लगातार नहीं लौट के आता, वो कई स्टेप्स में लौट के आता है। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं इस बात को, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर n=1 से एक्साइट होकर n=5 में गया तो कितने रास्ते हैं उसके पास लौटने के। रिटर्न में वो 5 से 4 में आ सकता है, वो 5 से सीधे 3 में आ सकता है, वो 5 से सीधे 2 में आ सकता है, वो 5 से सीधे 1 में आ सकता है। अब देखिए 5 से 4 को अगर मान के चलें तो अब 4 से लौटेगा, 4 से 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में, और 3 तक लौट के आया तो 3 से 2 में और 3 से 1 में और 2 से 1 में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्पेक्ट्रम में 10 लाइन आपको प्राप्त होंगी। तो इसी से समझें कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौटकर पहली कक्षा में आता है तो रेखाओं की एक श्रेणी बन जाती है, दूसरे में लौट के आता है रेखाओं की दूसरी श्रेणी बन जाती है, तीसरे में लौट के आता है रेखाओं की तीसरी श्रेणी बन जाती है, चौथे में लौट के आता है रेखाओं की चौथी श्रेणी बन जाती है। तो यही चीज यहां पर से दिखाई गई है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न होता है तो देखिए कहीं से भी इन्फिनिटी से भी लौट के अगर आता है और पहले कोश में लौटता है इलेक्ट्रॉन, तो जो रेखाओं की श्रेणी मिलेगी उस रेखाओं की श्रेणी को हम लोग कहेंगे लाइमन सीरीज या लाइमन श्रेणी। दूसरी अगर दूसरे में लौट के आता है तो बामर श्रेणी, तीसरे में लौट के आता है पाश्चन श्रेणी, चौथे में लौट के आता है ब्रैकेट श्रेणी, पांचवें में इलेक्ट्रॉन लौट के आता है तो फुंड श्रेणी, और छठे में लौट के आता है तो एक नई श्रेणी का बाद में इसकी खोज की गई जिसे कहते हैं हम्फ्री श्रेणी या हम्फ्री सीरीज। तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में ये कुल सीरीज है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री सीरीज आपको प्राप्त होती हैं। रेखाओं की इतनी सारी श्रेणियां आपको प्राप्त होती हैं। अब लाइमन में लौट के आया तो लाइमन में n1 की वैल्यू कहां पे आया, वो पहले कोश में आया तो n1 छोटा वाला हमेशा ये लोअर शेल होता है, तो लोअर ऑर्बिट में लौट के आया तो n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 कहीं से भी लौट सकता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मान रख करके ये अभी हमने जो तरंग संख्या निकाली उसमें रख करके ये हम तरंग संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। और ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि लाइमन श्रेणी में जितनी भी रेखाएं आती हैं उनका तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी किरणों के क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? पराबैंगनी किरणों के क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं। लाइमन सीरीज के बाद दूसरी श्रेणी थी बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में लौट के दूसरी कक्षा में आएगा तो n1 की वैल्यू 2 और दूसरी में कहां से लौटेगा? पहली से तो लौटेगा नहीं, तो ऊपर की कक्षा से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, इस तरह से। और ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आता है ना। इसमें जितनी भी श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जितनी भी लाइंस आपको मिलती हैं, वो सभी विजिबल रीजन में मिलती हैं, मतलब ये आपको दिखाई देगा। तीसरी जो है पाश्चन श्रेणी, n1 की वैल्यू 3 में और n2 की वैल्यू उससे ऊपर 4, 5, 6, 7, 8। और ये बाकी जो पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सब इंफ्रारेड अवरक्त किरणों के क्षेत्र में आते हैं।
और N1 की वैल्यू पाश्चन में 3, ब्रैकेट में 4, फुंड में 5 और हम्फ्री में 6। ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। और ये बाकी जो लास्ट के 4 हैं, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री श्रेणियां, इनमें जो भी लाइनें आती हैं स्पेक्ट्रम में, वो सभी इंफ्रारेड रीजन और रक्त किरणों के क्षेत्र में आती हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा, कोई भी आप श्रेणी लें, प्रथम रेखा जैसे देखिए आपने लाइमन श्रेणी लिया तो इसकी पहली रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा पहली है। तो ये रेखा में N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू 2, जस्ट ऊपर वाली। इसमें प्रथम रेखा ये है, N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3। इसमें प्रथम रेखा ये वाली है, तो N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू 4। तो इसको ध्यान देना है ना। ये जो है, ये रेखा प्रथम जो रेखा है उस श्रेणी के लिए उच्चतम तरंगदैर्घ्य या निम्नतम ऊर्जा की रेखा है। इस प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उस श्रेणी में और उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, तो इसे लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम एनर्जी कहते हैं। जैसे कि बामर श्रेणी का उच्चतम तरंगदैर्घ्य या निम्नतम ऊर्जा की रेखा यानी प्रथम रेखा के लिए N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 3 होती है। इस बात को थोड़ा समझने वाली बात है। और किसी भी श्रेणी की जो अंतिम रेखा होती है, अंतिम रेखा भी समझ लें, जैसे लाइमन श्रेणी में अंतिम रेखा जो अनंत से आ रही है, ये अंतिम रेखा है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी है इसकी और मिनिमम वेवलेंथ है। ये ध्यान रखेगा, अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी कहते हैं। इसे श्रेणी सीमा यानी सीरीज लिमिट भी कहा जाता है। और स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे आपको एक उदाहरण से समझाया था कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या के बारे में, उसको समझते हैं कि जैसे 1 से लेके 5 में गया था, फिर 5 से 1 में लौटा, तो इतनी रेखाएं स्पेक्ट्रम में प्राप्त हो सकती हैं। कितनी? 10 रेखाएं। तो इसमें देखें, प्रथम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लौट के प्रथम कोश में आता है तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, भाई जिसमें गया, जैसे 5 में गया तो n की वैल्यू 5 हो गई है ना, और आया तो पहले में, तो उसके लिए n की जरूरत है नहीं, तो n-1/2 यानी देखिए 5 -1 4, 5 × 4 20/2 10 लाइन्स। ठीक है। और अगर मान लो पहले कोश में लौट के नहीं आता, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि जैसे 5वें से लौटा, n = 5 से n = 2 में लौटा, तो ये N2 हो गया, ये N1 हो गया, है ना। तो अब देखिए 5 से 4 में लौटेगा, 5 से, यहीं से समझ लें, 5 से 4 में, 5 से 3 में, 5 से 2 के नीचे आना नहीं है, 4 से 3, 4 से 2, 3 से 2, तो 1 2 3 4 5 6 रेखाएं प्राप्त होंगी, 6 लाइन्स। तो इसके लिए फॉर्मूला है N2 - N1, N2 - N1 + 1/2। तो N2 की वैल्यू 5, N1 की वैल्यू 2, ये 5 - 2 + 1/2। ये देखें 5, ये 3 हो जाएगा और ये 3 + 1 4 हो जाएगा /2, ये 12/2 यानी कितनी मिलेंगी? 6 लाइन्स मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, 2 फॉर्मूले हैं। अगर प्रथम कोश में लौट के आता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, तो ये फॉर्मूला लगाने की हमें आवश्यकता है, और अगर प्रथम कोश में लौट के नहीं आता, उच्च ऊर्जा स्तर से किसी दूसरी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये फॉर्मूला हमको लगाने की आवश्यकता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखें, जब हाइड्रोजन परमाणु n = 4 ऊर्जा स्तर से n = 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है, तो किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा? R की वैल्यू ये दी हुई है। तो निम्न ऊर्जा स्तर कौन है? 2, तो ये N1, और उच्च ऊर्जा के स्तर कौन है? ये 4, ये N2। R की वैल्यू, Z हाइड्रोजन परमाणु है तो 1 होगा। ये वैल्यू पुट कर लिया, ये 3R/16 आया, तो 1/λ की वैल्यू 3R/16, तो लैम्डा की वैल्यू 16/3R, R की वैल्यू पुट कर लिया। इसको सॉल्व किया हमने, तो 5.24 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर
ये 524 लिखेंगे 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा, मीटर में बदलेंगे 10⁻² से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो 10⁻⁹ मीटर तो नैनोमीटर का फॉर्मूला है, क्योंकि 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। तो ये हटा दीजिए, इसको नैनोमीटर में लिख लीजिए। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा इनमें और ज्यादा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम तरंगदैर्घ्य मैंने समझाया कि जो प्रथम लाइन होती है, जो प्रथम रेखा होती किसी श्रेणी की, वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य की और न्यूनतम ऊर्जा की रेखा होती है। तो बामर श्रेणी है, तो बामर श्रेणी में n1 की वैल्यू 2 होगी और जस्ट ऊपर से आएगी तो n2 की वैल्यू 3 होगी। r की वैल्यू आप जानते हैं, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आंसर। हाइड्रोजन परमाणु में n=5 अवस्था से n=2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित प्रोटॉन की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बस सीधी सी बात है, पहले लैम्डा 1/λ तो ज्ञात कर लें। ये उच्च है, उच्च ऊर्जा स्तर है तो n2 हो गया, ये निम्न ऊर्जा स्तर है तो n1 हो गया। तो ये रख लिया हमने, इसको सॉल्व किया तो ये इतना आया, तो लैम्डा का मान इसको उल्टा कर दिया, 100 ऊपर चला गया, ये दोनों वैल्यू नीचे आ गई। इसको सॉल्व किया, इतने मीटर में कन्वर्ट किया, इसको इतने नैनोमीटर। लैम्डा न्यू की वैल्यू c/λ होती, c का मान इतना और लैम्डा का मान इतने मीटर, तो इसको रख करके सॉल्व कर लिया, ये पर सेकंड में आ गया। जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n=6 से मूल अवस्था में जाता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या, मतलब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? प्रथम कोश में होता है। छठे से उत्तेजित अवस्था में छठे कोश में है और वो अपने मूल अवस्था में मतलब प्रथम कोश में आएगा। तो हमने बताया कि जब n=1 में लौटेगा तो फॉर्मूला n(n-1/2) होगा। तो 6 -1/2 ये 30/2, 15 लाइंस आपको स्पेक्ट्रम में मिलेंगी। ये कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है, मैं आपको एक बार बता देता हूं पढ़ करके और थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं। लिथियम आयन के उन दो ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए जिनका योग 4 है और अंतर 2 है। तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। कहने का मतलब यह है कि जिन दो ऊर्जा स्तरों से संक्रमण हो रहा है उन ऊर्जा स्तरों की बात कर रहा है कि n1 प्लस n2 इसका मान 4 है और n1 माइनस n2 n2 माइनस n1 होगा, n2 माइनस n1 क्योंकि उच्च में से निम्न को घटाएंगे। n2 माइनस n1 का मान 2 है। तो अब इससे n1 n2 का मान निकाल करके आप n1 n2 की वैल्यू आ जाएगी, अब निकाल लीजिए जो पूछा गया है। दूसरा सवाल है हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की न्यूनतम और अधिकतम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य अंतिम रेखा और अधिकतम तरंगदैर्घ्य प्रथम रेखा। हाइड्रोजन परमाणु की एक बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MUR की वैल्यू दिया हुआ है। MUR की वैल्यू 4.2178 इंटू 10⁻⁻34 है ना। यदि यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से अगली निम्न कक्षा में संक्रमित होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंगदैर्घ्य बताएं। तो पहले इसकी वैल्यू होती है NH/2π। तो n का मान क्या हो जाएगा 4.2178 इंटू 10⁻⁻34, 2π ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3.14 और h नीचे आ जाएगा 6.6 10⁻⁻34। ये आप सॉल्व करेंगे, n का मान प्राप्त हो गया, ये n2 है और n1 इसी का n2-1। तो n1 n2 की दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब आप तरंगदैर्घ्य निकाल लीजिए 1/λ = r की r z²
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलें अगले सवाल पे आए। बामर श्रेणी की एच अल्फा लाइन के लिए लेमडा का मान इतना है, तो इस श्रेणी की एच बीटा लाइन का लिए लेमडा का मान अल्फा, एच अल्फा लाइन और एच बीटा लाइन का मतलब, एच अल्फा लाइन मतलब प्रथम रेखा, बामर सीरीज की प्रथम रेखा, और इसका मतलब बामर सीरीज की दूसरी रेखा। तो प्रथम रेखा की जब बात करेंगे, प्रथम रेखा की बात करेंगे तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3, ये एच अल्फा लाइन के लिए, और एच बीटा के लाइन के लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 4, ये एच बीटा लाइन के लिए। तो इसके लिए वेवलेंथ दिया है, तो इससे r का मान निकाल लें और उस r का मान के यहां पे इस्तेमाल करके वेवलेंथ का मान निकाल लें। हीलियम आयन में n=4 से n=3 में संक्रमण से परावैगनी विकिरण प्राप्त होती है। इस संक्रमण से अवरक्त विकिरण कब प्राप्त होगी? तो वही चीज है ना कि n1 n2 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे ख्याल से आपको सबको लग जाना चाहिए। नहीं लगेगा तो इस चैप्टर को जब हम फिनिश करेंगे तो उसके बाद हम इस पे सारे जो अभ्यास प्रश्न मैंने दिए हैं एक एक करके मैं डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब आप मिला भी सकते हैं कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं और कितने गलत हैं, और गलत है तो कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे। आगे की बात, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।